Hello everyone and welcome back to my playlist of Histology which we are doing from Inder Bir Singh book of Histology, and chapter number 13 is our topic today, respiratory system की histology. जो respiratory system है, I mean you know the beauty of the body is that every system is designed in a way कि जो भी उसने काम करना है उसी तरह का customized structure है. So respiratory system का function क्या है? To carry different gases obviously from the air to the lungs and also from the lungs to the exterior. So respiration का जो पूरा process है, जो requirements इस respiratory process की हैं वही सारी requirement हमारे respiratory system उसी तरह की histology है. जैसे जब हम stomach की बात करते हैं तो stomach में there is a lot of acid production और उस acid से बचने के लिए there is acid protective epithelium. बिल्कुल इसी तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में है कि जो भी फंक्शन रिक्वायर्ड होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन से उसी तरह का कस्टमाइज वहां का डिजाइन होता है. ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इट इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, और या हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वन इज नोन एज द रेस्पिरेटरी पार्ट. रेस्पिरेटरी पार्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये वो पार्ट है जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म यानी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, विच मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एल्वेओलाई टू द आउटसाइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेओलाई इनटू द ब्लड. तो ये जो गैसियस एक्सचेंज एंड द मेन एक्सचेंज दैट वी आर एक्सचेंजिंग, जो गैस हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. सो वी वांट ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी. तो ये जो रेस्पिरेटरी पार्ट है इट बेसिकली इंक्लूड्स द लंग्स, क्योंकि लंग्स में एल्वेओलाई मौजूद हैं और वो एल्वेओलाई इस गैसियस एक्सचेंज में यूटिलाइज होते हैं. द अदर पार्ट इज नोन एज द कंडक्टिंग पार्ट. जैसे कि नाम से जाहिर है कंडक्टिंग पार्ट का मतलब ये है कि इट्स द पार्ट विच कंडक्ट्स समथिंग, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट में वो समथिंग क्या होगा? इट विल ऑब्वियसली बी द एयर. सो इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम एंड सपोज दिस इज योर ब्यूटीफुल फेस हेयर, एक्चुअली आई मेड अ वेरी ब्यूटीफुल फेस, इट्स लुकिंग गुड, isn't it? So my daughter is sitting right there and looking at me and she is not saying it's a good face, so I assume it's not a good face. But anyways, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से सही है. अच्छा, आईज अगर बना दूं, अब ठीक लग रहा है? अब ठीक लग रहा है? अब वो माई डॉटर इज नॉडिंग हर हेड कि हाँ अब ठीक लग रहा है पापा. सो लेट्स सी कि ये हमारी नेजल कैविटी है, यहाँ से एयर एंटर होगी और ये जो एयर एंटर होगी देन इट्स गोना फॉलो अ रूट. इसने एक रास्ता अपनाना है. ये नेजल कैविटी से होते हुए एंड देन फेरिंक्स का कॉमन एरिया एंड देन अल्टीमेटली लैरिंक्स एंड इनटू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया पे डिवाइड होगा इनटू द ब्रोंकाई. तो ये जो पूरा पैसेज है, इस पैसेज को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट. ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, यानी गैस आपकी बॉडी में ना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ब्लड से निकल के इस ट्यूब में आती है. यहां सिर्फ गैस ट्रांसफर होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इंटीरियर ऑफ द लंग्स. और जब लंग्स में एक दफा गैसेस पहुंचती हैं तो यहाँ एल्वेओलाई में चेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, और ये जो एक्सचेंजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन, ये कहलाता है रेस्पिरेटरी पोर्शन. और बाकी जो सारा कंडक्टिंग सिस्टम है वो कहलाता है कंडक्टिंग पोर्शन. उसमें नेजल कैविटीज हैं, उसमें फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है एंड ऑल्सो द इंट्रा पल्मोनरी कंटिन्यूएशंस जो कि स्मॉलर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं. ये सारे they are all the conducting part of the respiratory system. Conducting part is responsible for providing a passage of air and conditioning in the inspired air. ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है. देखो जो एंटर हो रही है एयर आपकी नोज में, इट्स एक्चुअली समटाइम्स ड्राई, समटाइम्स ह्यूमिड, समटाइम्स इसका टेम्परेचर ज्यादा, समटाइम्स इसका टेम्परेचर कम. तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये इन तमाम चीजों को आपके बॉडी टेम्परेचर, बॉडी ह्यूमिडिटी के करीब लेके आता है. दैट्स द जॉब. और जो रेस्पिरेटरी पार्ट है इसका प्राइमरी फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो नाम से भी जाहिर है कि जो रेस्पिरेटरी पोर्शन होगा दैट विल बी इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन व्हिच मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो कंडक्टिंग पोर्शन होगा दैट इज जस्ट द कंडक्टिंग पोर्शन. इट ट्रांसफर्स एयर फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द लंग्स. ओके, Now common features of air passages. अब हम ये जितने भी whatever names we have used, lungs, bronchi, इन सब की histological features पढ़ेंगे. Okay, but before that the common features. The passages in the conducting part have some features in common. यानी conducting part का मतलब हम बात कर रहे हैं nasal cavity की, nasopharynx की, pharynx की, trachea की, bronchi की, इन सब में कुछ general common features हैं. For example, their walls have skeletal bases made up of bone and cartilage and connective tissue. So they have some skeletal component to it. Either it is made up of bone, जैसे कि nasopharynx में there are some bony component, cartilages जैसे कि bronchus में, trachea में. आपके ख्याल में ये skeletal component क्यों जरूरी है? What is the reason of this skeletal component? देखिए इस skeletal component की वजह से
जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो खुला रहता है। अगर ये आर्टरीज और वेन्स की तरह नरम गरम डब्लू बबलू टाइप की चीज होती तो ये फौरन से पिचक सकता था और हमें पिचका हुआ रेस्पिरेटरी पैसेज नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि वी हैव टू इंस्पायर ऑल द टाइम, हमें हर वक्त सांस लेनी है। तो ये जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं ये हर वक्त खुले होने चाहिए। इनको हर वक्त खुला रखने के लिए इसमें कोई स्केलेटल सख्ती वाला कंपोनेंट जरूरी है, तो इसीलिए इनमें या कार्टिलेज होता है ये सब चीज। तो दैट्स अ जनरल फीचर नंबर 1, दे हैव एन स्केलेटन and the skeletal basis keeps the passage always patent, यानी खुला रखते हैं इसको। Smooth muscles are also present, therefore the size of the lumen can be controlled. That is the second general feature. Now the interior of the passages is lined over most of its extent by pseudo-stratified, ciliated and columnar epithelium. ये इनकी यूजुअल लाइनिंग है। अभी हम अलग अलग एरियाज के अलग अलग लाइनिंग डिस्कस करेंगे। द एपिथेलियम इज केप्ट मॉइस्ट बाय सिक्रीशंस ऑफ न्यूमरस ग्लैंड्स। देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स इन द एयरवे पैसेज ताकि ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जा सके। जो एयर उन पैसेजेस में से गुजर रही है उसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देयर आर न्यूमरस गॉबलेट सेल्स एज वेल व्हिच प्रोड्यूस म्यूकस आल्सो, सो दे kind of keep the dust particles away. So suppose this is your respiratory tree और ये trachea है तो यहाँ पे mucus है, so if dust particles are inhaled वो यहाँ पे stick कर जाते हैं, जमा हो जाते हैं और होता है कुछ ऐसे के बाद वो तू करके जो आप बलगम निकालते हैं उसमें आपने कभी देखा है अपने बलगम का स्प्यूटम का कलर कभी वो रस्टी होता है कभी वो डार्क कलर्ड होता है बिकॉज उसमें काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स ऑलरेडी चिपके हुए हैं। ओके, दिस म्यूकस इज कॉन्स्टेंटली मूव्ड टुवर्ड्स द pharynx so that it is removed, expelled out of the body, and sometimes we also swallow it. So ये ट्रैकिया की ट्यूब से निकल के इसोफेगस की ट्यूब में आ जाता है और ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। So it can either be cuffed out of the body or it can be swallowed. Deep to the mucosa, there are numerous blood vessels that serve and warmth of the inspired air. So basically, पूरे एयरवे पैसेज को खुला रखा जा रहा है, इसके ल्यूमेन के साइज को कंट्रोल किया जा रहा है, इसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा रहा है बाय द म्यूकस ग्लैंड एंड ऑल दैट, एंड नंबर 4 इसको वार्म रखा जा रहा है एयर को बाय द ब्लड वेसल। सो ऑल दीज आर जनरल फीचर्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पोर्शन। जो कंडक्टिंग पोर्शन है उसके ये जनरल फीचर्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेजल कैविटीज देमसेल्व्स। देखिए नेजल कैविटीज जो है दे आर एक्चुअली द फर्स्ट एंड द इनिशियल मोस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे आर द इनिशियल मोस्ट पार्ट, क्योंकि ये नथने है ना नाक के जिसके अंदर हवा जाती है सबसे पहले, तो नथने एक्चुअली कहाँ खुलते हैं? नथने खुलते हैं नेजल कैविटीज में। सो दे आर द बिगिनिंग। They are paired chambers separated by a septum. It extends from the nostril in front of the posterior nasal aperture behind. यानी यहाँ नॉस्ट्रिल से लेके पीछे पोस्टीरियर नेजल अपर्चर तक होते हैं। दीज आर हॉलो। इनका काम बेसिकली एक्चुअली एयर को ट्रांसफर करना भी है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को रोकना भी है, और यहाँ पे रोकने के लिए झाड़ियां भी हैं। आपकी नाक में बाल हैं, बाज लोगों के नाक के बाल तो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, एंड देन दे यूज सीजर्स एंड स्टफ टू ट्रिम देम। लेडीज तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है कि नाक में से कोई बाल ना निकल रहे हो, बट बाज लोगों के फिर भी निकल ही रहे होते हैं। एनीवेज, वॉच इट आउट फॉर योरसेल्फ। तो ये जो नाक के बाल हैं बेसिकली दे आर नॉट देयर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फैशन। इनका काम डस्ट पार्टिकल्स को, थिकर पार्टिकल्स को ट्रैप करना है, रोकना है। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर देयर। Histologically, the wall of each half of the nasal cavity is divisible into 3 distinct regions, and those 3 regions are vestibule, olfactory mucosa, and respiratory mucosa. These are all very important. Vestibule कहते हैं initial portion को, यानी ये अगर मैं किसी की नोज बना रहा हूँ बड़ी अजीब सी, so ये जो स्टार्ट का ये पोर्शन है दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, और ये स्किन वाला पार्ट है, इसमें हेयर्स भी हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं, so that is covered with the skin. Okay, so this is the vestibule, initial portion. Entry है ये, entry का जो डोर है that area जिसमें बाल वाल होते हैं, that is पूरी नाक में अंदर तक बाल नहीं होते। so ऐसे मत समझ लेना कि ट्रैकिया में भी बाल हैं और लंग्स में भी इस तरह हेयर्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। These hairs are only present in the outer portion of the nostril, which is the vestibule. उसके बाद आता है olfactory mucosa. So apart from their respiratory function, the nasal cavities also serve as an organ for smell. आपको अच्छी स्मेल या बुरी स्मेल, जिसे हम खुशबू या बदबू कहते हैं, वो सेंस होती है by olfactory mucosa, and it is confined to a relatively small area on the superior nasal concave and on the adjoining parts of the nasal septum. So ये छोटा सा पोर्शन है which has special nerve endings, और ये nerve endings का काम है to sense smell. Okay, and it is yellowish in color. So if you look with a speculum inside the nose, it appears yellow. और जो respiratory mucosa है, it appears really pinkish because वहाँ blood supply काफी ज्यादा है, कैपिलरी ठीक ठाक है, और
इसकी जो लाइनिंग है olfactory mucosa की, it is the pseudostratified type of epithelium and it also contains a lamina propria. अब आती है जनाब olfactory epithelium की further details. ये जो olfactory epithelium है, ये मैंने आपको बताया कि this is pseudostratified epithelium. It is much thicker than the epithelium lining of the respiratory mucosa. So it's a thick because pseudostratified है ना, आपको पता है ना pseudostratified में multiple layers लगती हैं, so there are so many cells in there and मुख्तलिफ तरह के cells होते हैं यहाँ पर. One is known as olfactory cells. They are modified neuron और इनका एक्चुअली काम है ना स्मेल को सेंस करना. Each cell has a central part containing the rounded nucleus. Two processes, distal and proximal, arises from the central part. एक central part है, proximal process है, distal process है, and the distal process representing the dendrite passes towards the surface of the olfactory epithelium. It ends in a thickening called a rod or a knob, from which the number of non-motile ciliary containing structures arise into a fluid which covers the epithelium. ये पूरा apparatus important है. ये कहीं डायग्राम इन्होंने दी भी होगी. Let me find out the diagram for you ताकि आप इसको अच्छे से बात को समझ सकें. So olfactory epithelium जो है, that पहली तो बात आपको ये याद रखनी है कि इसका काम है olfaction. This is the epithelium by which actually वो diagram मिल नहीं रही, जो है ही नहीं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको. But the point is you are imagining a nose. That's the nose. ये vestibule है. अंदर थोड़ा जाएंगे nasal septum की तरफ, yellowish epithelium का पैच आएगा. उसमें इस तरह के न्यूरॉन्स हैं जिनका एक distal process, एक proximal process है. Proximal process एक बल्ब के स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें cilia मौजूद होते हैं. इनका काम है स्मेल करना, अच्छी या बुरी जो भी स्मेल है वो यहाँ इनिशिएट होती है. फिर जो proximal process है of each olfactory cell represent the axon. It passes into the subadjacent connective tissue where it forms one of the fiber of the olfactory nerve which goes to the higher center. The nuclei of the olfactory cells are at various levels. In the basal tooth are not an important line, but remember these are the primary cells which perform the function of olfaction. तो ये जो olfactory हम epithelium की बात कर रहे हैं, इसमें एक सेल तो ये हो गए जिनका काम olfaction है. This is first category. There are other cells as well. So एक category है for example substanticular cells की. They actually support the olfactory cell. और इनके न्यूक्लियाई की डिटेल्स ये सब याद रखना इतना जरूरी नहीं है, but the important point is these are the supporting cells. They have oval nuclei, lie near the free surface of the epithelium. Free surface cells bear several microvilli. The cytoplasm contains yellow pigment, lipofuscin, and this is why this epithelium appears yellowish in color. So olfactory epithelium जो yellow नजर आ रही होती है, it's basically because of these substanticular cells. So if you look at this diagram, for example, now that's actually a good diagram to demonstrate that there are olfactory epithelium. So these are the olfactory epithelial cell if you see. So all this is basically representing the epithelium of the olfactory system. अब ये पूरी yellowish नजर आती है because you have some big cells. These are substanticular cells filled with lipofuscin, which actually is yellow in color. So the lipofuscin thing, which is yellow in color, appears, the whole olfactory epithelium appears as yellow. So there are olfactory cells, these ones with cilia. There are these microvilli containing substanticular cells. This is the second category, which are the supporting cell. आप देखें भी डायग्राम में तो ये olfactory cell के इधर और इधर है ताकि इसको होल्ड करके रखा है. फिर एक और कैटेगरी सेल्स की है which are called basal cells. They lie deep in the epithelium and do not reach the luminal surface. ये बेचारे छोटे छोटे से होते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचते. ठीक है, so they are confined to the basal layers. They divide to form the new cells. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका काम है, ये डिवाइड होंगे तो नए सेल्स बनेंगे, इसीलिए इनको basal cells कहा जाता है. So all these three cells are very important categories of the olfactory epithelium. Here इस olfactory epithelium के ज़ाहिर जो cells हैं, the cells are resting on something, और फिर नीचे lamina propria है. So the lamina propria lie deep to the olfactory epithelium, and it consists of the connective tissue within which the blood capillaries, lymphatic capillaries, and olfactory nerve, all these are present. Very important structure. जैसे बाकी tissues में होता है, lamina propria का काम है to host the blood vessels and associated nerves and structures like this. Okay, it's kind of a platform जहाँ ये चीजें सारी अच्छे से रहती हैं, गुजरती हैं. It also contains some serous glands of Bowman, and the secretion constantly wash the surface of the olfactory epithelium. So that's about the olfactory epithelium. मैंने आपको बताया कि जो nasal cavity है, nasal cavity के तीन parts हैं. The first one is vestibule, the second one is olfactory mucosa जिसमें तीन तरह के सेल हैं, olfactory cell, substanticular cell, basal cells. और तीसरी कैटेगरी है respiratory mucosa. The respiratory mucosa is basically the mucosa which is pinkish in color
and that is the respiratory mucosa. It contains obviously the goblet cells which produce mucus. It contains non-ciliated cells which may have some microvilli, and then it contains some basal cells just like the olfactory epithelia. But you see here there are so many capillaries, and these capillaries are the reason this is known as respiratory epithelium. So इसका जो mucosa है, it is covered by the respiratory epithelium. All of it is covered with the respiratory mucosa. It contains some ciliated cells, some goblet cells, some non-ciliated cells, ये सब हमने इस diagram पे यहाँ देखे, and some basal cells which divide and make new cells. At places, the respiratory mucosa may be lined by simple ciliated columnar epithelium or even the cuboidal epithelium. Deep to the basal lamina, supporting the epithelium lining, the mucosa contains layer of fibrous tissue which contains a lot of structures, some blood vessels, some capillaries. ये जो fibrous tissue है, it contains also a lot of lymphocytes, so immune protective stuff भी है यहाँ. It also contains mucous serous glands that open onto the mucosal surface. Some serous glands which contain cells which are basophilic, उनमें basophilic granules हैं, and they secrete amylase. Again, an important thing, because it is an enzyme which protects you from a lot of different things. The point is, this is the entry of air into your body. So nature is trying to give you some enzymes, some lymphocytes, some immune reaction markers, ताकि जो air अंदर enter हो रही है उससे किसी न किसी तरह अगर कोई उसमें protection करने के लिए कोई germs हैं, microorganisms हैं, so उनसे combat किया जा सके. The deeper parts of the respiratory mucosa contain rich capillary network, and they ultimately constitute the cavernous tissue, और इसी की वजह से इसका कलर pinkish appear होता है on physical examination. Respiratory mucosa also lines the paranasal sinuses. आपको पता है आपके skull में sinuses हैं. So if this is your skull, तो यहाँ sinuses है, यहाँ तो there are so many hollow structures in your skull, and these are called paranasal sinuses. Paranasal sinuses को भी line करने वाली जो epithelium है वो actually respiratory epithelium ही है. Okay? Now respiratory mucosa की बात हो गई. Here it is closely bound to the underlying. ज़ाहिर है ये bony hollow structure है, तो tightly bound होता है इस bone के साथ, and it is particularly known as mucoperiosteum. Mucoperiosteum इसलिए क्योंकि there is particularly a mucus lining. Respiratory mucosa की lining है और bone के साथ वो attach हो गई है, तो अब इस पूरे structure को मिलके नाम देते हैं mucoperiosteum. और यहाँ पर भी lamina propria है which contain lymphocyte, macrophages, neutrophils, some blood vessels. All these are not new for you. Then a couple of clinical stuff. Common cold, very very common, also known as acute rhinitis. It's actually very common. It's a very very common inflammatory disorder of the nasal cavity and may extend to the nasal sinuses. It begins with rhinitis. इसके हम clinical features पढ़ेंगे pathology, medicine, surgery में. Nasal polyps are common and pedunculated, grape-like masses of tissue. They are the end result of prolonged chronic inflammation, causing polypoid thickening of the mucosa. So nose में what happens is कि there are pedunculated structures. So these are known as polyps. और ये बाज़ औक़ात chronic rhinitis या prolonged inflammation की वजह से बनते हैं. So अभी तक हमने जो बात की है, that is all pertaining to the discussion on nasal cavity, which contain three things: vestibule, जिसमें skin और hairs होते हैं; olfactory mucosa, जिसमें 3 तरह के cells हैं; then respiratory mucosa. अब हमें बात करनी है, we have to now move on to briefly the structure of pharynx and then larynx, क्योंकि we are talking about the conducting portion of the respiratory system. हवा कहाँ से गुजर रही है, तो nasal cavity से गुजर गई, अगला हवा का पड़ाव क्या है? The pharynx. It consists of nasal, oral and laryngeal part, यानी nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. The nasal part is purely respiratory in function, but the oral and laryngeal parts are intimately concerned with alimentary system, और वो हम ज़ाहिर उसी के साथ पढ़ेंगे भी. Pharynx की जो wall है, it is fibromuscular, यानी उसमें fibrous tissue भी है and muscular tissue भी है. कौन सी epithelium होती है pharynx में? It is lined with ciliated columnar or pseudostratified ciliated columnar epithelium. ठीक हो गया, सिंपल बात है. Then over the inferior surface of the soft palate. Soft palate का मतलब ये आप मुंह खोलें आ, तो दांतों के पोर्शन के पीछे हार्ड पैलेट है, उसके पीछे जो है वो सॉफ्ट पैलेट है, जिसको हम कहते हैं मुंह का कब्वा, जरा सा गोश्त का टुकड़ा ऐसा लग रहा होता है ना, मुंह खोलें आ, तो पीछे ये जो जगह नजर आ रही है, which does not contain bony part, इसमें बोन नहीं है. सो अगर आप मुंह खोलते हैं और स्टार्ट में टीथ के पीछे हार्ड पैलेट से पीछे जहां बोन खत्म हो जाए वो सॉफ्ट पैलेट. ठीक हो गया. तो ओवर द इंफीरियर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड ओवर द ओरोफैरिंक्स द लैरिंजोफैरिंक्स एपिथेलियम इज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस. भाई ये आपको याद करनी पड़ेगी कहां कौन सी एपिथेलियम है, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूं.
जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि जहां से हवा गुजर रही है, एयर पास हो रही है, वो यूजुअली सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, बट एक्सेप्शंस हैं। नाउ सब epithelial aggregation of lymphoid tissue are frequently present in pharynx, also in nasopharynx. इनका काम भी अगेन प्रोटेक्शन है, क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि एयर एंटर हो रही है आपकी बॉडी में, उस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको लिमिट करने के लिए म्यूकस चाहिए, उससे फाइट करने के लिए इम्यून सेल्स चाहिए, लिम्फॉइड एग्रीगेशंस चाहिए। तो ये सारा अपैरेटस मौजूद है आपके नेसोफैरिंक्स में। ओके, नाउ सब म्यूकोसा कंटेन्स अ लॉट ऑफ म्यूकस ग्लैंड, वी नीड म्यूकस, वी नो दैट। Some clinical points: Ludwig angina is a severe acute streptococcal infection involving the neck. इस वक्त irrelevant है, समझ में नहीं आएगा, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। Diphtheria caused by Corynebacterium diphtherium. Usually बच्चों में होता है, forms yellowish gray serum membrane in the nasopharynx, इसलिए यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। Tonsillitis is inflammation of the tonsils, very very common disorder, but again surgical topic, surgery में पढ़ेंगे, histology में नहीं। So we have talked about two airway passages. One was the nasal cavity, the other one is the pharynx. Now let's talk about the larynx. अच्छा, larynx करने से पहले ये बात समझ लें कि larynx के दो aspects हैं। एक है उसकी anatomy, जिसमें obviously आपको इसके different cartilages और कौन कौन से मसल्स और लिगामेंट्स अटैच्ड हैं और कार्टिलेजेस मूव किस तरह करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट द लैरिंक्स के कार्टिलेजेस, देयर आर हाइलाइन कार्टिलेजेस एंड देयर आर इलास्टिक कार्टिलेजेस। दे आर मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज व्हिच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोलॉजी, और इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि कार्टिलेजेस के स्ट्रक्चर हाइलाइन कार्टिलेज के कैसे होते हैं और इलास्टिक के कैसे होते हैं। सो ये जो तीन कार्टिलेजेस हैं लैरिंक्स के, दीज आर हाइलाइन, थायराइड, क्रिकोइड एंड एरेटेनॉइड, TCA साइकिल बायोकेमिस्ट्री में होता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो TCA इज द हाइलाइन एंड इलास्टिक ECC is the European Council for something, okay, ECC. So epiglottis, cuneiform and corniculate, these are the cartilages which have elastic component in them. So इन cartilages की details कैसे काम करते हैं, that's the anatomy component. मुझे आपसे ये डिस्कस करना है, एक तो ये कि इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, और हिस्टोलॉजी की जब बात करते हैं तो पर्टिकुलरली आपको उसकी एपिथेलियम, लाइनिंग एपिथेलियम ये पता होना चाहिए। सो larynx is basically an organ which is responsible for production of your voice. तो आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, या जब आप बात करते हैं आपको कोई सुनता है, तो जो वॉइस बन रही है, that is being formed in this voice box which is known as larynx. Okay, and it contains vocal cords which are attached to the cartilages. जब cartilages move करते हैं वो, यार ये मैंने पूरा वीडियो बनाई हुई है larynx के anatomy में, लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो देख लो, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी लाइनिंग क्या है, प्रीडोमिनेटली इट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर, जैसे बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, कंडक्टिंग पोर्शन की यही लाइनिंग होती है ज्यादातर। हाउएवर ओवर सम पार्ट्स दैट कम इन कांटेक्ट विद द swallowed फूड, लैरिंक्स का कुछ पार्ट फूड के साथ भी इंटरेक्ट करता है, वहां स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। सो एज पर द फंक्शन, जो एयर को डील कर रहा है सूडो स्ट्रैटिफाइड, जो फूड को डील कर रहा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी के किस पार्ट का फंक्शन क्या है, बॉडी इज डिजाइन्ड दैट वे। द वोकल फोर्स डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द swallowed फूड, बट देयर लाइनिंग एपिथेलियम इज स्टिल एक्सपोज कंसिडरेबल स्ट्रेस ड्यू टू वाइब्रेशन। तो चूंकि स्ट्रेस है, भले ही वो स्ट्रेस फूड से नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन और वॉइस, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है वोकल कॉर्ड्स की भी, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट इन द लैरिंक्स टू कीप थिंग्स मॉइस्ट. And mucous glands are also especially numerous over the epiglottis. The rest of the details are not too important for you. The names of the cartilages are important from the anatomy perspective, okay? And you have to remember कि हाईलाइन कैटेगरी के कार्टिलेज कौन से हैं, इलास्टिक के कौन से हैं. Epiglottis is the biggest one. It is considered separately because sections through it are usually included in sets of class slides. इसको पढ़ाते हैं बाकायदा. It's a big structure. The epiglottis is the central core of elastic cartilage, यानी बीच में elastic cartilage है. Overlying the cartilage there are mucous membrane. The greater part of the mucous membrane is lined with the stratified squamous, non-keratinizing. Food के साथ टच में आ रहा है ये वाला part. The mucous membrane over the lower part of the posterior surface of the epiglottis is lined by pseudostratified because ये air के साथ contact में होता है. This part of the epiglottis does not come in contact with the food. So the part which is coming in contact with the food is a stratified squamous. So that's the way you have to remember it. And there are numerous glands, predominantly mucous glands, also on the epiglottis.
Laryngitis is the inflammation of larynx, can be because of viruses usually, and chronic laryngitis is also a disease which is obviously chronic and inflammation, and it can be continuation of the acute laryngitis, can be caused by excessive smoking, vocal abuse, चीख के गला फाड़ के कोई बात कर रहा है, chronic alcoholism. In तमाम conditions में the larynx will have chronic inflammation. The surface is granular due to swollen mucous glands. There may be extensive squamous metaplasia and sometimes also to cancer formation. Smoking के साथ तो बहुत ही associated है laryngeal cancer. तो we have been talking about nasal cavity, उसके बाद pharynx, उसके बाद larynx. अब बात करनी है trachea की, और trachea के साथ जो principal bronchi हैं उनके structure की. The trachea is a fibroelastic cartilaginous tube. It's made up of cartilages and it starts from cricoid cartilage का lower border and up to the bifurcation. So bifurcation का मतलब है when it divides into right and left bronchus. The trachea has 4 different layers. Now पहली layer है mucosa, obviously, then submucosa, then cartilage and smooth muscle layer. So mucosa is the one जिसमें epithelial lining होगी, which is pseudo stratified ciliated columnar epithelial lining, and ये epithelium is designed for respiratory purpose ना, इसमें से air conduct. So वो part of the respiratory system which is in contact with the air, ज़्यादातर जगहों पे उसकी जो epithelial lining है वो pseudo stratified ciliated columnar है. फिर there is submucosa. The submucosa is basically below the mucosa and it contains serous glands that keep the epithelium very very moist. There are also some mucus glands and the mucus is continuously produced, and it is hit by the cilia present in the cell. So if this for example is trachea और यहाँ पे ये mucus produce हुआ है, so dust particles stick to here and the cilia move in the upward direction so that the mucus is moved in the upward direction so that it can be expelled out of the body. Okay, numerous aggregation of lymphoid tissues are also seen in the submucosa and they are again for immune purposes, आपके body का defense mechanism, and eosinophils, leukocytes are also present. फिर जो नेक्स्ट लेयर है वो कार्टिलेज की लेयर है और स्मूथ मसल. इसमें सी शेप कार्टिलेज होते हैं, यानी ट्रैकिया को अगर आप देखें तो वो इस तरह से होता है, एक कार्टिलेज यूं होगा, दूसरा पीछे से इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सी शेप. पीछे इसोफेगस ने फिट होना है. सो देयर आर 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजेस, और जो ओपन एंड है सी का वो पोस्टीरियर साइड पे होता है बिकॉज इट फिट्स विद द इसोफेगस. Occasionally adjoining cartilages में partly fuse with each other. Sometimes ऐसे होता है एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ भी जाते हैं, but usually they are separate rings. The gap between the cartilages present on the posterior end are filled by the smooth muscle and fibrous tissue, and उसके immediately posterior side पे there is esophagus. Adventitia is made up of fibroelastic connective tissue containing blood vessels. So टिपिकल आपकी बॉडी में जहां जहां ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स का पैटर्न यही है कि दीज आर द 4 लेयर्स. अगर ये ट्यूब है तो जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन एनीथिंग एल्स सच एज कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल, एंड देन द आउटर मोस्ट इज द एडवेंटिशिया. तो ट्रैकिया की भी यही 4 लेयर्स हैं. ठीक है. अच्छा, ये डायग्राम इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ एपिग्लोटिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखानी है ना इसमें, देखो एपिग्लोटिस मैंने आपको बताया था, देयर इज अ सेंट्रल कोर ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. सो इफ यू लुक इन द सेंटर, दिस इज द सेक्शन through epiglottis. So in the center all this is elastic cartilage. Number 4 is the elastic cartilage. Okay, beauty जो मुझे आपको दिखानी है ना important, and also there are some glands and there is connective tissue. लेकिन एक साइड epiglottis का वो है जो करेगा interact food के साथ, और एक साइड वो है जो interact करेगा air के साथ. दोनों साइड्स की histological epithelial lining different है. जो food के साथ interact करेगा that is stratified squamous, जो air के साथ interact करेगा that is pseudo stratified. So that's one organ but 2 different epithelial lining. How beautiful. और ये दोनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि one is interacting with food, the other one is interacting with air. So that is an example to show you कि आपकी body जबरदस्त तरीके से customized है. जिस पार्ट का जो काम है वहाँ वैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं. इसका काम है फूड के साथ इंटरेक्ट करना, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस. इसका काम है एयर के साथ इंटरेक्ट करना, सूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर. ओके, अच्छा जी, तो ये ट्रैकिया के बारे में बात कर ली मैंने. 4 लेयर्स हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं. ऑल गुड सो फार. अब प्रिंसिपल ब्रोंकाई, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्रैकिया जैसा होता है. सो ये ट्रैकिया है, ये डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में. तो ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकस बिल्कुल ट्रैकिया जैसे हैं. तो अब तक जितनी सारी बात हमने ट्रैकिया के लिए की है वो प्रिंसिपल ब्रोंकाई यानी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के लिए भी ठीक ठाक वही बात है. एंड इट हैपेंस एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री 4. ओके, अब ये जितना भी हमने डिस्कशन किया, जिसमें अगेन इफ आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फेस पर्सन व्हिच इज प्रोबेबली यू, और ये बन गए आप,
ज़बरदस्त मैंने बाल वाल बना दिया यार, इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छी डायग्राम बनाई है मैंने अपने हिसाब से. सो नाउ this is the nasal cavity to pharynx to larynx, and larynx से this is the trachea, and then the trachea divides. तो ये सारा जो portion है, all this is known as conducting portion. अब हम बात करेंगे कि जब लंग्स में एंटर होते हैं यानी रेस्पिरेटरी पोर्शन, कि रेस्पिरेटरी पोर्शन की हिस्टोलॉजी क्या है. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ आर लंग्स डिजाइंड. द लंग्स आर प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स and are situated one on the other side of the mediastinum. यानी there is a right lung and there is a left lung. बीच में जो है वो mediastinum है. They are covered with pleura. There is visceral pleura which is in direct contact with the lung, and then there is parietal pleura. तो ये सारी बातें आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ. The structure of the lung has to be understood keeping in mind their function. And the function is the oxygenation of the blood. ये alveoli हैं, ऑक्सीजन ने ब्लड में एंटर होना है. That's the function. And therefore इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए देयर आर सम स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन केयर इन द बॉडी. और वो स्टेप्स क्या हैं, इसकी कस्टमाइजेशन, इसका डिजाइन किस तरह है. सो देयर इज अ सरफेस व्हिच इज एयर. सो दैट्स द एल्वेओलाई की सरफेस. इसमें एयर आ रही है, इट कंटेन्स एयर, एंड इट हैज टू बी ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्लड. तो ये ब्लड जिसमें जो कैपिलरी है इसके साथ बिल्कुल क्लोज रखना है इसको, और ऐसा किया जाता है. The barrier between the air and the blood has also to be very very thin ताकि ये easily transport हो जाए. यानी basically ये बात हो रही है कि these are the requirements for a good respiratory structure. और ऐसा ही होता है. We have a very very thin communicating channel of these. We have some diagram. This one for example, this is the alveolus. It contains air. Okay? और इसी यहाँ कैपिलरी है. तो ये देखें एल्वेओलर का सिंगल थिन लेयर ये एपिथेलियम है. ऑक्सीजन इसमें से ट्रांसपोर्ट करके चली जाएगी रेड ब्लड सेल में कैपिलरी के अंदर. सो इतनी थिन लेयर है और ये कितने करीब करीब है. सो एयर वाला चैम्बर यानी एल्वेओलस और ब्लड वाला चैम्बर यानी कैपिलरी, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो एफिशिएंटली हो सके, अच्छे से हो सके. Okay, now the surface has to be extensive enough to meet the oxygen requirement of the body, and obviously we need a lot of alveoli, a lot of such structures ताकि gas exchange इतना efficient हो कि पूरी body की requirement. यार you have a big body, 72 kg if you are normal adult male, और अगर heavy है तो इससे ज़्यादा भी weight हो सकता है. इस पूरी heavy भारी सी body को oxygen देना है तो लंग्स का सरफेस एरिया तो ठीक ठाक होना ही चाहिए ना. एंड वी ऑल्सो नीड अ सिस्टम ऑफ ट्यूब टू कन्वे द एयर. और ट्यूब का सिस्टम तो हमने अभी डिस्कस कर लिया. वही किधर की मेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ये वाली, ये सारा जो सिस्टम है ये ट्यूब का सिस्टम है. ट्यूब के सिस्टम चाहिए, वो भी आपकी बॉडी में मौजूद है. इनको करीब करीब होना है एयर और ब्लड को, वो भी आपकी बॉडी में ऐसे ही डिजाइंड है. वी ऑल्सो नीड अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वो भी हैं ताकि ब्लड सप्लाई अच्छे से हो सके. सो ऑल दीज थिंग्स, लुक एट दिस डायग्राम, इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम व्हिच टेल्स यू दिस इज द कंडक्टिंग पोर्शन, देन यू एंटर इनटू ब्रोंकाई, एंड नाउ दिस इज द रेस्पिरेटरी पोर्शन, दिस इज द एट्रियम, और यहाँ से बहुत सारे एल्वेओलाई आउट पॉकेटिंग करेंगे. और एल्वेओलाई में एक्चुअली सारे का सारा गैस एक्सचेंज होगा. अब जैसे जैसे ये जो ब्रोंकियस हैं ये लंग्स के अंदर अंदर एंटर होते जाते हैं. On entering the lungs, the principal bronchus divides into secondary or the lobar bronchi. इन्हीं का दूसरा नाम है. Each lobar bronchus further divides into tertiary. So there is a primary bronchus, then secondary bronchus, and then tertiary bronchus. इस तरह से ये divide होते हैं. और इनके secondary bronchus को भी also called lobar bronchus, and tertiary को भी also called segmental bronchus. और फिर जो segmental bronchus है, they divide into smaller and smaller bronchi, which are called actually bronchioles. So if you look at the diagram here, there is the trachea, then the primary bronchus, then the secondary bronchus, then the tertiary bronchus, and the tertiary bronchus is then dividing into smaller bronchioles, which initially are the lobular, then terminal, and then respiratory. So जो respiratory bronchiole हैं, they are more like alveoli. तो ये जो है यहाँ से नीचे जितना भी है यहाँ गैस एक्सचेंज होगा, और इसके ऊपर सारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक these are smaller bronchi which are called bronchioles, और इसके ऊपर larger. तो जो larger bronchus हैं they are just like trachea. जैसे जैसे आप लंग्स के नजदीक जाते जाते हैं या डीप जाते जाते हैं या एल्वेओलाई के करीब जाते जाते हैं, आपका जो एपिथेलियल स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होता जाता है मोर लाइक एल्वेओलाई. तो वो सूडोस्ट्राटिफाइड से अब कन्वर्ट होता है क्यूबाइडल या फिर क्यूबाइडल के बाद स्क्वामस की तरफ. ओके, सो द लंग्स substance is divided into numerous lobules, each of which receives a lobular bronchiole, which then converts into terminal bronchiole, which then converts into respiratory bronchiole, and each ये जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम पे सब दिखाया है अभी, each respiratory bronchiole ends by dividing into few alveolar duct,
and with the alveolar duct are attached the alveoli, which is the main bubble for gas exchange. ये alveolar sac जो है या जो alveoli है, इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल के alveoli में आएगी और फिर लंग से निकल जाएगी. So that is the way of oxygen into the body, and that is the way of carbon dioxide out of the body. The alveoli are blind sacs. They are just like this. आगे से blind है, having very thin wall जहाँ से gas exchange होता है. The structure of the larger intrapulmonary bronchi is similar to that of trachea. These are like trachea. इसमें cartilage होगा, muscles होंगे, so they contain cartilages, they contain some smooth muscles, they contain goblet cells and mucus producing cells. The amount of smooth muscles are there. There is lymphoid tissue. The trachea and larger bronchi are also lined by pseudostratified, ये अब मैं बार बार बता चुका हूँ, and they contain lysosomes, numerous mitochondria, and electron microscopic studies have shown that apart from the typical ciliated columnar cells, various other type of cells are also present, such as goblet cells, which produce mucus, such as non-ciliated serous cells, which keep everything moist, such as basal cells. Basal cells keep on reproducing, making new cells. Some cells of pleura, which are also very important because they reduce surface tension there. Some other cells which are performing immune functions, or they even release some important chemicals such as serotonin and bombazin. Lymphocytes are there also, which is obviously important for your protection. So ये जो पूरा respiratory passage है, इसमें सिर्फ कार्टिलेज और एपिथेलियल सेल्स नहीं है, ये डिफरेंट कैटेगरीज के सेल्स भी हैं जो आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, राइट. And here they are showing different types of cells. So these are the typical cells seen in the respiratory passage, but we also have basal cells which divide. We also have goblet cells which are important for production of mucus. Then we have serous cells. Then obviously we have pleura cells and all these cells. Okay, some brush cells because they have a lot of microvilli. And then there are some argyrophil cells which secrete some chemicals such as serotonin. Okay. अब ये इंपॉर्टेंट टेबल है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. सो ब्रोंकस ये याद रहे कि बड़े वाले पाइप्स हैं. ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस. उसके बाद आगे ब्रोंकियोल. तो ब्रोंकियोल इज ऑब्वियसली स्मॉलर डायमीटर, लेस देन 1 millimeter. ब्रोंकस इज द लार्जर डायमीटर. Bronchiole is pseudostratified ciliated epithelium, and the bronchiole have columnar and columnar, sometimes also cuboidal, and later on it becomes actually flat cells, squamous cells. A smooth layer is present in the bronchus. They decrease in their number. The smooth muscles, the elastic fibers form a well-defined layer beneath the mucosa, so they are also present there. लेकिन cartilage bronchiole में नहीं होता. जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाता है वो cartilage खत्म होता चला जाता है. So cartilage disappear from the smaller bronchiole, but they are present in larger bronchus. और जो ग्लैंड्स हैं सब म्यूकोजा में विच प्रोड्यूस म्यूकस एंड ऑल दैट, वो छोटे ब्रोंकियल्स में नहीं होते हैं. सो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है विच यू मस्ट रिमेंबर. ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं. एल्वियोलाई की बात करनी है मुझे कि एल्वियोलाई पर्टिकुलरली क्या हैं, क्या करते हैं, उसमें कितनी तरह के सेल्स मौजूद हैं. बेसिकली एल्वियोलाई इस गुब्बारे को कहते हैं जिसमें एयर एंटर होती है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंड पर होता है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ से ट्रैकिया और ऊपर ऑब्वियसली लैरिंग्स होगा, फेरिंग्स होगा. सो सारी एयर गुजर के ये आखिरी जो गुब्बारा बिल्कुल एंड में पड़ा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई. सो एल्वियोलस इज अ ब्लाइंड स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट right at the end of your respiratory passage. Now we have about 200 million alveoli in a normal lung, so you're a millionaire as far as your alveoli are concerned. और इतने ज़्यादा होने की वजह ये है because the surface area increases. We have more and more area for reabsorption. So around 75 square meter. It's a very, very big surface area. So very efficient, gas absorption happen here. Now, alveoli का structure क्या है? जो wall है, alveoli है ना, ये ज़ाहिर इसकी wall होगी. It's a very thin wall. It is lined by a very flat squamous cell and it has a very thin basement membrane. Now, deep to the basement membrane, there is a layer of delicate connective tissue जिसमें से कैपिलरीज गुजरती हैं और ये स्ट्रक्चर है बस इतना पतला दुबला सा, और ये इतना पतला दुबला ऑन पर्पस है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके. The barrier between the air and the blood is made up of epithelial cell, the basement membrane and the endothelial cell. So अगर आप डायग्राम देखो ये वाली, so इस डायग्राम में this is the epithelial cell of the alveoli, फिर एक basement membrane होगी and then this red one is the cell of endothelial cell of the capillary. तो बस ये तीन स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं
the barrier between the air of the alveoli and blood of the capillary. So that is the basic barrier between the air and the blood. At many places the two basement membranes also fuse, then even reducing the thickness. So देखें यहाँ पर for example कुछ पार्ट्स ऐसे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के जिसमें ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इवन फ्यूज हो जाती है, तो ये बड़ा डॉट लाइक छोटा सा पतला सा पॉइंट बन जाता है. सो इवन थिनर पॉइंट. ओके, सो दैट्स हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी वेरी एफिशिएंट. नाउ द एंडोथेलियल लाइनिंग, द एल्वुलर कैपिलरी की जो लाइनिंग है, दे आर रिमार्केबल फॉर देयर एक्सट्रीम थिननेस, वेरी वेरी थिन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी ये कंफर्म की गई है बात. सो ऑब्वियसली थिन इसलिए रखा गया है इसको ताकि एल्वुलाई से फॉरेन गैस कैपिलरी में आ जाए. So they contain the wall जो alveoli की है, they contain flat squamous cells. Then what are pneumocytes? Electromicroscopy studies have also shown that the cells forming the lining of the epithelium of the alveoli are of various types. जिनको हम actually pneumocyte, ये जो cells हैं, these are called pneumocytes, the flat cells. They are type 1 alveolar epithelial cells and there are type 2 cells. So जो type 1 cells हैं, they are squamous cells, and except in the region of the nucleus, these cells are very reduced in thinness. उनकी thickness बहुत ही कम है, so they are very very efficient for gas exchange. The edges of the adjoining cell overlap and are united by tight junctions, and they prevent any leakage. They form the lining. 90% of the cells are type 1 cells. अब जो टाइप 2 सेल्स हैं, ये बीच में कहीं कहीं स्कैटर्ड होते हैं. इनका एक अलग ही कोई काम है. दे प्रोड्यूस पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन, और इनकी वजह से जो एल्वुलस है वो ऐसे खुला रहता है वरना पिचक जाएगा, सरफेस टेंशन इतनी बढ़ेगी. सो यू हैव टाइप 1 सेल विच आर फ्लैट सेल्स लाइक दिस, and then you have type 2 cells in between the flat cells. तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारे पूरे alveolar wall का. ओके, so there are type 1 cells, exchange इनका काम है, इसमें से गैसेस गुजरती हैं, and then these two types 2 cells they produce surfactant ताकि पूरे का पूरा जो alveolar sac है वो खुला रहे. There are also type 3 cells. ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता. मैं पूछता हूँ कि कौन कौन से pneumocytes हैं. So they usually respond कि there is type 1 pneumocyte and type 2 pneumocyte. यहाँ तक बात ठीक है, but there are also type 3 pneumocytes which are also called brush cells, and इनका function actually इतना clear नहीं है कि है क्या. So these are the cells. Then there is connective tissue, and connective tissue contains blood capillaries, some fibroblasts, histiocytes. It's just like connective tissue, lymphocytes. But they also contain phagocytosing cells, immune cells है ना, macrophages. और वो जब dust particles वगैरह को engulf करते हैं, they are now called dust cells. So there is a macrophage engulfing dust particle. Beautiful system. Now sometimes what happens कि if there is cardiac failure, so there is blood in there lungs में, lungs के connective tissue में, और macrophages उन lungs को खा जाते हैं, और अब उन macrophages को हम नाम देते हैं heart failure cells. So if such macrophages are there, this is called heart failure macrophage या heart failure cells. Then connective tissue bases of the lung. The greater part of the lung is covered with a serous membrane which is called the pleura, visceral pleura. Lung के बिल्कुल साथ चिपकी हुई जो pleural covering है, visceral pleura. फिर एक दूर होती है थोड़ा सा parietal pleura, इतना दूर भी नहीं होती, और इन दोनों के बीच में pleural cavity. Now deep to the pleura there is a layer of sub-serous connective tissue. This connective tissue extends into the lung substance along the bronchi and they are accompanying blood vessels and divide the lung into lobules. So basically इस membrane के अंदर you connection lungs को different lobules में divide करता है. Simple चीज़ है, ये anatomy की चीज़ है. But then in the connective tissue there is a lot of elastic substance because numerous elastic fibers, because lungs का काम है हर इंस्पायरेशन के साथ एक्सपैंड हो जाना और फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाना. सो देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ इलास्टिक स्ट्रक्चर बिकॉज लंग्स दे रिक्वायर ह्यूज रिक्वायल. रिक्वायल का मतलब ये है कि गुब्बारे की तरह ये फूल के बड़े हो जाते हैं फिर वापस छोटे हो जाते हैं. ओके, और इसीलिए इलास्टिक फाइबर्स हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा है. तो प्लूरा की अब अगर मैं आपसे बात करूं कि एपिथेलियल, हिस्टोलॉजी में एपिथेलियल लाइनिंग लाजमी पता होनी चाहिए. सो प्लूरा की एपिथेलियल लाइनिंग क्या है भाई? प्लूरा की एपिथेलियल लाइनिंग है फ्लैट मेसोथेलियल सेल्स, और उस एपिथेलियल लाइनिंग के साथ देयर इज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कंटेन्स, यहाँ जनरल फार्मूला है, हर कनेक्टिव टिश्यू में देयर आर सम फाइबर्स, इलास्टिक या कोलेजन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फैटिक्स, इम्यून सेल्स, थिंग्स लाइक दैट. और पैराइटल प्लूरा में पर्टिकुलरली उसके अंडर देयर इज अ लॉट ऑफ एडिपोज टिश्यू एज वेल.
लंग्स की ब्लड सप्लाई ये इस वक्त टॉपिक नहीं है, एनाटमी का टॉपिक है कि पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. हिस्टोलॉजी में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. नर्वस सप्लाई ऑफ द लंग, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक इनोवेशन, नॉट डिस्कसिंग नाउ. एनाटमी का टॉपिक. ओके, दीज आर ऑल पैथोलॉजी स्टफ. सो हिस्टोलॉजी बेसिकली हमने कवर कर लिया है. लंग्स are obviously a center for a lot of diseases, including acute respiratory distress syndrome, pneumonia, bronchitis, asthma, obstructive diseases, restrictive diseases, infectious diseases, tumors. यहाँ एक दो लाइन पढ़ने का फायदा नहीं है, पैथोलॉजी में करेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे. सो आई होप हिस्टोलॉजी सारी समझ में आ गई है. लुक एट दिस चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इफ यू टॉक अबाउट epithelium of the trachea, bronchus and the bronchiole, all these cells you should know. If you talk about the alveoli, is गुब्बारे की बात करें, type 1, type 2 and also type 3 pneumocytes which are called brush cells. अगर हम lumen of the lung alveoli की बात करें तो macrophages are there eating the dust particle or eating the blood. So they are called the heart failure cells and these are called the dust cells. So remember different cell types, different passages. That's all about the histology of the respiratory system. आपसे मुलाकात होगी किसी और सिस्टम में. बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.